हाँ, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि ये है क्या चीज, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी मैंने आपको समझाया भी है कि मूल अधिकार एक समय पर शासकीय शक्ति के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा भी करते हैं और उन्हीं शक्तियों के द्वारा ये सीमित भी किए जाते हैं। ठीक है, और यानी कि यही मूल अधिकार जो हैं व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय संविधान में के आर्टिकल ये 12 से ये 35 तक ये क्या है वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स वर्णित है, और यह भारतीय संविधान के भाग ये 3 में वर्णित है। तो इन भागों को भी अच्छे से आपको समझना होगा कि कौन कौन से भाग हैं। तो अभी तक आप लोगों ने भाग 1 और 2 को लगभग देख लिया होगा, और यह आपका भाग ये तीसरा है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि पिछला भाग यानी कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा भाग 2 में, भाग 2 जो है किससे संबंधित था। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये चैट बॉक्स में इसका आंसर आपको देंगे। मैं क्योंकि मैं जो है सेशन के बीच बीच में सवालों यहाँ सवाल भी आप लोगों से पिछले सेशन का मैं जो है हमेशा ही लगभग देता हूँ, तो इसलिए आप लोग हर सेशन को देख कर ही आपको यहाँ पर रैंडे आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखिए मूल अधिकार की बात हो रही है, तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ब्रिटेन में इसका जो क्या हुआ था विकास हुआ था, यानी कि जो ब्रिटेन सम्राट जॉन के द्वारा 1200 ये जो है 15 में एक अधिकार ये पत्र के द्वारा जो है ये लाया गया था, जिसे अधिकार जो ये पत्र होता है जिसे इंग्लिश में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये शब्द भी ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है कि मैग्ना कार्टा है क्या। अब देखिए कि मैंने आपको समझाया ना कि सबसे ये पहले ये ब्रिटेन में इसका विकास हुआ था मूल अधिकार का। ठीक है, ये विकास हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो वह लिए गए हैं यूएसए से। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। तो हर चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भारतीय संविधान के का भाग जो ये आपका ये 3 है, जिसे यानी कि मौलिक अधिकार, इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि अधिकार पत्र कहा जाता है। तो यह सवालों में कई बार आया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। तो जितनी लाइनों में मैंने अभी आपको समझाया ये सारे सवाल आ चुके हैं और भविष्य में आएंगे, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो अब चलिए मैं अब बढ़ता हूँ आगे की ओर। आगे की जो रूपरेखा है उसके बारे में आपको मैं जानकारी मैं दूंगा, और बीच बीच में आप लोगों से सवाल भी पूछूंगा। ठीक है, अधिकार पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको समझाया था, जिसका आपको आंसर देना है, तो जल्दी से आप लोग देंगे। अब चलिए अब हम मैं आपको लेकर चलता हूँ कि भारतीय जो संविधान है इसके मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो हालांकि आप सभी को मैंने जानकारी दे दी है कि 12 से लेकर ये जो है 35 तक ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे हम जो अगले सेशन में हम देखेंगे आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल जी 51, तो ये आपका जो होगा 36 से लेकर 51 ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होगा। तो वो अगले सेशन में अब में आएगा, यानी कि भाग 4 में। तो अभी भाग 3 का हिस्सा है, इसको हम और देखते हैं। गुड, आप लोगों ने जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो अब कुछ ये विशेषताओं को भी हम जान लेते हैं, यानी कि मूल अधिकार की विशेषता क्या है। बस इम्पोर्टेंट यही है क्या क्या चीजें हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। ठीक है, यानी कि वाद योग्य का मतलब यह है कि ये इनके ऊपर केस इनके संबंध में केस दायर हो सकता है। वाद का मतलब होता है जो है केस करना। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय का शरण ले सकता है। तो पहली चीज आपके लिए विशेषता है इसकी। दूसरी चीज है कि मौलिक ये अधिकार जो है सीमित नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि ये पूर्ण रूप से जो है लिमिटेड ये नहीं है। ठीक है, यानी कि ये विस्तृत रूप में है। पहली चीज ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी ये कुछ राइट जो है मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता दूं, देखिए आर्टिकल 15 अभी आप आगे हम पढ़ेंगे, यानी 15, 16,
एंड ये 1929 और ये 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार जो है वो विदेशियों को भी ये क्या प्राप्त है। यानी कि इसमें से एक सवाल मौलिक अधिकार में से दिया गया था, क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल विदेशी व्यक्तियों से संबंधित है या उनके लिए भी है। तो इसलिए आप लोग ये जान लीजिए कि कौन से जो मौलिक राइट्स हैं ये भारतीयों के लिए हैं और कौन से विदेशियों के लिए हैं। तो इसलिए ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको समझा दिया ना, आर्टिकल 15, 16, 1929 और 30 को छोड़कर अन्य सभी जो है मौलिक अधिकार ये विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो इनको छोड़कर ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इंपोर्टेंट है, ध्यान में आप लोग इसको रखना। चौथा है आपका कि मौलिक अधिकार जो है स्थायी नहीं है। अब इस लाइन का क्या है, ये विशेषता हमसे क्या कह रहा है, यानी कि स्थायी का मतलब है कि अब देखिए, अब कभी ऐसी चीज हो जाए कि आपातकाल हो जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो वैसे केस में जो है कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन है कि ये स्थायी नहीं है। अर्थात संसद के ये जो द्वारा है कि इनमें जो है कटौती भी की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य ये जो भी राइट्स हैं का निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 20 और ये 30 को छोड़कर बाकी सारे जो है आपातकाल के समय में हटाए जा सकते हैं। तो सिर्फ 20 और 21 ही ये क्या होते हैं, हटाए नहीं जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपको दिया जा सकता है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल आपातकाल के समय ज्यों का त्यों बना रहता है, 20 और 21। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध या खिलाफ ये प्राप्त है। ठीक है, अब इस लाइन का क्या ये मतलब है, मतलब यह है कि अर्थात मूल अधिकार राज्यों को कुछ प्रतिबंध ये लगाते हैं, यानी कि राज्यों के ऊपर भी ये क्या करते हैं, ये कुछ जो है प्रतिबंध ये लगाते हैं। तो उस वाले केस का संबंध है सीधा, देखिए इस वाले ये लाइन से समझ में आपको आएगा, यानी कि ऐसे कार्य करने से रोकते हैं ये मौलिक अधिकार जो मूल अधिकारों के खिलाफ हों। इसलिए मौलिक अधिकारों को राज्य के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक प्रवृत्ति का माना जाता है। तो कभी ये सवाल आपको आएगा कि निम्नलिखित में से किसके सेंस में मूल अधिकारों को नेगेटिव माना जाता है, तो राज्य के केस में माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य को कुछ भी नेगेटिव कार्य करने नहीं देते। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि मूल रूप से भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को ये प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्राप्त ये मतलब दिए गए थे मूलतः, यानी कि शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो यह इंपोर्टेंट है, यहाँ दो सेंस में ये इंपोर्टेंट है कि इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया फंडामेंटल राइट से, और दूसरा सवाल आपका ये आता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो अब आप लोग मुझे आंसर देंगे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं इन नंबर्स। तो अब देखिए, अब इस संपत्ति के राइट को यहाँ से हटाया गया है, तो अब कहाँ आप कहीं ना कहीं पे इसको लीगल रूप में जोड़ा ही जाएगा। तो इसे जो है आर्टिकल 300 ए में के के अंतर्गत में लीगल अधिकार के रूप में, लीगल राइट के रूप में क्या क्या दिया गया, इसको जो बना दिया गया है। तो इस प्रकार से मूल अधिकारों की संख्या अब 6 ही है। ठीक है, यानी कि वो 6 है, और 6 को अभी हम वन बाई वन अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसी में एक चीज और आती है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में आया था, के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बाद फिर से मूल अधिकारों की संख्या 7 हो गई है। ठीक है, लेकिन ये किस सेंस में ये 7 हुई है, जो कि शिक्षा का जो अधिकार है ये जो मतलब कि जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये 7 मतलब की हुई है, लेकिन ये इसको एक लघु रूप में जोड़ा गया है। मतलब लघु का मतलब यह है कि इसको किसी यानी कि 6 जो मौलिक
जो ये राइट्स हैं, इन्हीं 6 में से एक के अधीन में शिक्षा के राइट को जोड़ा गया है। तो अगर कभी भी आपको सवाल अगर देगा तो फिलहाल वो आपका आंसर जो फंडामेंटल राइटों की संख्या जो है वो 6 से ही आप लोग गिनेंगे, ठीक है? तो चलिए, अब हम करते हैं कि आर्टिकल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि अभी हमने विशेषताओं के बारे में अभी जान लिया है, तो अब आर्टिकल के बारे में हम जानते हैं कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आर्टिकल ये 12 है ये 12 से लेकर ये 35 तक फंडामेंटल राइट से संबंधित है ये आर्टिकल, ठीक है। अब हमसे ये 12 में आर्टिकल 12 में हमसे क्या कहना चाह रहा है? तो यह केवल जो है परिभाषित यहाँ कर रहा है क्या चीज़? यानी कि ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों को परिभाषित जो करने से संबंधित ये आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल ये 12 है। इम्पोर्टेंट है और इस परिभाषा को भाग 3 और 4 दोनों के रूप में लागू किया जाता है। भाग ये 3 यही है आपका फंडामेंटल राइट और चौथा भाग आपका जो है वो आता है राज्य के नीति निर्देशक एलिमेंट यानी कि जो तत्व अगले पार्ट में आएगा वो, ठीक है। अब आर्टिकल ये 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित ये तत्व जो है शामिल होते हैं। अब वो कौन-कौन से होते हैं? भारत की सरकार एवं संसद, राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल। अब देखिए दोनों का स्वरूप एक ही जैसा है। अगर भारत सेंट्रल लेवल की हम बात करेंगे तो भारत की सरकार या केंद्र की सरकार एवं संसद, ठीक है? और संसद में के जो है 3 पार्ट होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही अगर स्टेट की हम बात करेंगे तो राज्य की सरकारें, ठीक है? और विधान ये मंडल इस मंडल में भी 3 चीज़ें शामिल होती हैं। कौन-कौन सी? विधान सभा, परिषद और राज्यपाल, ठीक है ना? चलिए और तो जो है जो कुछ मैक्सिमम राज्यों में विधान ये मंडल केवल एक सदनी है, यानी कि विधानसभा। वैसा ही हमारा जैसे कि हमारे उत्तराखंड में है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है? अब तीसरा पार्ट इसमें आता है कि सभी स्थानीय जो है पदाधिकारी, ठीक है? और अन्य ये पदाधिकारी यानी कि ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये इन सभी को परिभाषित करने से संबंधित है आर्टिकल 12 बस इतना माइंड में आपको रखना है, ठीक है? और ये 13 आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 13 वाला आपका स्किप हो चुका है, तो अब हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका आता है जो फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार, ठीक है? राइट टू इक्वलिटी। तो देखिए अब ये किस आर्टिकल से संबंधित है, बस थोड़ा-सा अब सभी के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है? यानी कि 6 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन-कौन से हैं और वो किस आर्टिकल से संबंधित हैं, ये एक आपके माइंड में सब चीज़ें रहनी चाहिए। तो उसमें से जो फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, ठीक है? अब देखते हैं कि अब 14 में है क्या? तो आर्टिकल 14 देखिए अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वन बाय वन आपको मैं समझा दूँगा। यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 तो इन सभी को आपको थोड़ा-सा समझना होगा और ये सभी बेहद आसान है। अभी वन बाय वन हम इसको जान लेते हैं। डिटेल में ज़्यादा हम नहीं जाएँगे। तो आर्टिकल जो ये 14 है आपका, तो इसका यह संबंधित है कानून के समक्ष समानता, यानी कि यह प्रावधान यह करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा, यानी कि वो कानून सभी पर एक समान लागू होगा। यह आर्टिकल 14 जो है ये कहता है हमसे। बस इसमें इसमें इतनी ही चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। चलिए आगे हम अब बढ़ेंगे। अच्छा उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। अभी 14 की बात आई थी यानी कि कानून के समक्ष सभी के लिए समानता जो होगी समान होगी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं कि जो विशेष परिस्थितियों में जो है जो कुछ लोगों के लिए कुछ अलग से राइट इसमें दिए गए हैं। ठीक है? हालाँकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में 2 लाइन क्या है समझा दूँ। अब देखिए विधि के समक्ष समानता के अपवाद ये कौन-कौन से यानी कि आर्टिकल 14 जो है निरपेक्ष आकार नहीं है इसलिए निम्नलिखित अपवाद भी इसमें है यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये जो भी शक्तियाँ कुछ ऐसी दी गई हैं जो कि समानता के राइट के अपवाद के वे में जोड़ी जाती हैं और सांसदों एवं विधायकों के विशेष अधिकार यानी कि मतलब एक आम नागरिक से हटकर जो है इन दोनों के पास में कुछ ऐसी
ये कानूनन जो राइट्स होते हैं जो कि कानून के समग्र समानता के रूप में ये क्या है परिभाषित नहीं है, यानी कि इनको कुछ सेंसों में छूट दी गई है। ठीक है, तो यही क्या है कि ये आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं। ठीक हो गया, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पर। अब ये किससे संबंधित है, तो देखिए जो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का है, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि आर्टिकल 15 ये कह रहा है कि राज्यों के द्वारा, यानी कि राज्यों के द्वारा, देखिए इसमें एक ये शब्द है कि अब देखिए भेदभाव का मूल जो स्वरूप है ये किस सेंस में आता है, तो ये एक लघु रूप में आता है, यानी कि जो कि राज्य के ऊपर जो है थोपा गया है। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इन शब्द जो ये शब्द लिखे गए हैं, इनके बेस पर राज्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है 15 यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसमें जो कुछ अगर अपवाद हैं तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस सीधा सा ये सवाल जो होता है ये पूछा ये जो ये जाता है हमेशा कि 15 आर्टिकल किससे संबंधित है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और इसमें नोट में है जो कि आर्टिकल 15 के ये विरुद्ध है, यानी कि 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा जो है दिया गया है। तो ये भी सवाल कभी अगर भविष्य में पूछा जाएगा तो ये ध्यान में ये रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको देखिए इनसे पहले जो है कभी भी हमेशा दो स्वरूपों में मानव की गणना होती थी, मेल और फीमेल। अब इनके ये 2014 के बाद में एक नया अब तीसरा श्रेणी का लैंगिक स्तर को जोड़ा गया जिसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो अर्थात यानी कि किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिला और पुरुष के अलावा एक तीसरी श्रेणी का यानी तीसरा श्रेणी भी होगा, जो कि आर्टिकल 14 और 15 महिला और पुरुष की समानता के स्थान पर महिला, पुरुष और किन्नर की समानता की बात जो है करेगा। तो यह ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इसलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतनी बातें आप सभी के समझ में आ गई हैं, तो जरा मुझे एक बार हाँ ना में आंसर भी आप लोग दे दो। तो ये आर्टिकल 14 और ये 15 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक हो गया, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब 16वें पे आते हैं, फिर 17 18। देखिए 17 18 बहुत ही शॉर्ट में है। ठीक है, और तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में आपको नहीं सीखना है। अब आर्टिकल 16 में आते हैं। 16 में आखिर में है क्या चीज। ठीक है, तो आर्टिकल 16 जो है अब ये क्या कहता है, चलिए इसको हम जानते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको वन बाय वन अच्छे से आप सभी को लगभग देखना है, और कोई दिक्कत अगर होती है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म भी करेंगे अगर कोई चीज समझ में अगर नहीं आती है तो। ठीक है, तो आर्टिकल जो 16 है हमसे हमसे क्या कहता है कि अवसर की समानता। आर्टिकल 16 है अवसर की समानता, यानी कि आर्टिकल 16 में ये जो यहाँ पे लिखा गया है आपका, अब ये किस अवसर के बारे में आपसे यहाँ पर कह रहा है आर्टिकल 16। तो देखिए आर्टिकल 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर जो है होगा, और इस संबंध में केवल जो क्या होता है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि अवसर की समानता की बात हो रही है नियुक्ति के संबंध में, यानी कि भारतीय नागरिकों को सरकारी जो पद पर नियुक्ति के संबंध में समानता दी जाने से संबंधित है आर्टिकल 16 है। ठीक है, जो कि अभी आप लोग अब तैयारी में लगे हैं प्रिपरेशन में, तो इस ये संविधान ने आपको एक रूपता लगभग दी है कि आप सभी जो है अगर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कैपेबल हैं, क्वालिफिकेशन उसके साथ रखते हैं, तो आपके पास में समान अवसर है कि आप जो है उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और एग्जाम देंगे। बस यहाँ पर ये चीजें जो है कहने का ये मतलब है। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं, इसमें इतनी ही चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 17। ठीक है, अब आर्टिकल 17 है क्या, तो आप सभी जानते हैं कि इसका संबंध जो होता है ये किससे है। तो इसमें ज्यादा डिटेलिंग में तो हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं
उन्हीं चीजों को हमें देखना होगा। तो आर्टिकल जो 17 है ये है अस्पृश्यता का जो है जो अंत है, यानी कि एबोलिटेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत शब्द आप लोगों ने लगभग सुना होगा। तो ये छुआछूत के ये विरुद्ध ये आर्टिकल जो है जोड़ा गया था, और ये 1955 में संसद के द्वारा इस आर्टिकल को और शक्तियां जो है यहाँ पर ये जो है भड़क दी गई हैं। ये भी किस लिए, छुआछूत के विरुद्ध जो है कुछ कानून जो है बनाए गए थे 1955 में। उसमें एक प्रावधान यह किया गया था कि अगर जो छुआछूत को अगर मानेगा, ठीक हो गया, यानी कि दूसरों के अगर विरुद्ध ऐसी भावना रखेगा और दंड के रूप में अगर वो सही पाया जाता है तो उसके विरुद्ध 500 रुपए का जुर्माना, जो कि उस समय का है ये, और या फिर इसको 6 महीने का जेल भी हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए यह आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि निषेध करता है छुआछूत को। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 जो है ये है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अब यह उपाधियों का अंत का ये क्या मतलब है। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि 17 18 बहुत ही शॉर्ट में है, तो इनको शॉर्ट में ही आपको याद में रखना पड़ेगा। तो अब देखिए, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, तो इस लाइन का क्या मतलब है। यानी कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और उसको कोई विदेशी यानी कि कोई अन्य देश उस व्यक्ति को अगर उपाधि से या किसी भी एलिमेंट से अगर वो मतलब कि देना चाहते हैं उनको, ठीक है, यानी कि उनको किसी भी सेंस में किसी भी उपाधि से उसको देना चाहते हैं, तो वो बिना राष्ट्रपति के आज्ञा से वो उस उपाधि को धारण नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो निषेध माना जाएगा, यानी कि उसकी जो उपाधि होगी वो मान्य नहीं होगी। तो ये 18 आर्टिकल हमसे कह रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। अब देखिए, इसमें एक नोट में क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में अपने निर्णय में कहा कि भारत तक पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार ये न की उपाधियां, ठीक है, अतः इन्हें प्रदान ये करना आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है। यानी कि इन ये चीजों को छोड़कर बाकी जो है उपाधियां जो होती हैं वो विदेशों से अगर अमान्य रूप से प्राप्त होती हैं, यानी कि ये बिना राष्ट्रपति की सहमति से, आज्ञा से प्राप्त होती हैं, तो वह आर्टिकल 18 के अंतर्गत में उसमें उल्लंघित मानी जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका समानता का अधिकार। अब आता है दूसरा पॉइंट, आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब ये है क्या जी, आर्टिकल 19 से ये 22 तक। अभी हमने ऊपर देखा था कि 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार है, तो अब 19 से ये 22 तक आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। अब ये है क्या चीज, चलिए अब इसी में हम जान लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया ना कि अभी पीछे मैंने आपको समझाया कि एक लाइन आई थी, शिक्षा का अधिकार आया था, तो वो जो है इसी के अंडर में जो है रखा गया है, इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर में ही रखा गया है। अब वो रखा गया है आर्टिकल नंबर 21 का ए में। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, अभी मैंने ये चीज समझा दी थी। चलिए अब इसको अभी आगे आएगा तो हम जानेंगे। तो अब इसमें 19 जो आता है, आर्टिकल 19 जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर अब जान लेते हैं। देखिए, ये 19 जो आर्टिकल है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमें फ्रीडम देता है। किस बात की फ्रीडम देता है, तो यह हमें जो है वाक्य यानी कि बोलने की स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है। तो इसलिए आर्टिकल 19 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी सबसे ये मेन इम्पोर्टेंट है 19 का फोर्थ। ठीक है, ये कई बार ये सवालों में ये आया भी है, 19 का फोर्थ ये पूछा भी जाता है। वैसे अगर 19 की बात आएगी तो सिर्फ यही आप ध्यान में रखेंगे, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 19 में दी गई है बस। और 19 के अगर फोर्थ की हम बात करेंगे तो ये भी कई भागों में क्या है, डिवाइडेड है, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। तो 19 का ये जो फोर्थ है यानी कि घ है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। तो यह किस आर्टिकल से संबंधित है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में अबाध रूप से क्या है, भ्रमण कर सकता है। यह स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 फोर्थ के अंतर्गत में ये आती है। ठीक है,
तो 2 चीज़ें ध्यान में यहाँ पर रखनी पड़ेगी, बाकी मैंने आपको समझा दी हैं। और 19 का जो ए है, अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए बेसिक रूप से 19 आर्टिकल मैंने अभी आपको समझाया, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है? फिर इसके कई भाग हैं, तो उसी में जो पहला भाग आता है, वो आपका आता है ये क। ठीक है? तो ये क्या है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपके मन में कोई भी अगर विचार है, कोई भी अभिव्यक्ति है जो कि आप क्या करते हैं मतलब फीलिंग को शो करना चाहते हैं, ठीक है? तो किसी भी सेंस में, उस सेंस में कि भारत की अखंडता जो है ना टूटे, ठीक है? तो वो आर्टिकल 19 ए के अंतर्गत में आती है, ठीक है? तो इसी रूप से ये 19 ए, बी, सी, डी ये सारे ये बने हुए हैं। तो उसी में और कौन-कौन से हैं देखिए 19 का जो ए है, इसमें जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ठीक हो गया? और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी से संबंधित है। फ़ोन टैपिंग के ये विरुद्ध राइट्स ये भी इसी में ही आता है और किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, तो यह भी इसी के अंतर्गत में ही आता है 19 यानी कि ये भारत में आर्टिकल जब ये आर्टिकल ये बनाया ये गया था, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा गया था कि सबको एक समान जो है अधिकार लगभग वो दिए जाएँ, ठीक है? लेकिन उसी सेंस में दिए जाएँ कि भारत की अखंडता जो है वो कायम रहे। ऐसा ना हो कि ऐसा राइट ना दे दिया जाए कि भारत जो है खंडित हो जाए। तो उसके दायरे को जो है बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों को दिया गया था। तो एक बार जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ बस केवल उतनी ही चीज़ों को आपको समझना है। चलिए आगे अब हम यहाँ बढ़ेंगे। अभी 19 ए के भीतर में और क्या-क्या चीज़ें हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखिए सरकारी ये गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, ठीक है? अब अब जो अभी आपका देखिए एक ये आया है ना आरटीआई, आप सभी जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जानते हैं ना कब आया था बताइए ज़रा मुझे? क्योंकि इसका संबंध मैं किसी से अभी जोड़ने वाला हूँ। आरटीआई जो कब आया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। देखिए ये आपके सिलेबस में भी होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो 2005 में ये आया था और तभी भी सूचना किसी भी सरकारी जो है जो भी डिपार्टमेंट से माँगी जा सकती है इसी सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत में। तो वो जो है आरटीआई का थोड़ा-सा जो हिंट है वो इस राइट से इसको जो है मतलब लिया गया है, ठीक है? यानी कि सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। हालाँकि ये वर्णित है संविधान में, लेकिन इसको फाइनल रूप जो है दिया गया है आरटीआई के रूप में, तो ये इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है शांति का ये अधिकार, तो ये सारी बातें किसके लिए हो रही है 19 ए के अंडर में। इसके बाद में आता है कि प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का नहीं, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी ये सब चीज़ें 19 ए के अंतर्गत में आती हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में माइंड में रखनी पड़ेगी। अगला है अपने और दूसरों के विचारों को ये क्या प्रसारित करने का अधिकार। भाई व्हाट्सएप पे कई सारे कभी-कभी लोगों के जो होते विचार आते हैं और या फ़ोटो आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप या हम जो है बड़ी आसानी से दूसरों को इसको हम भेज सकते हैं। तो ये अधिकार जो है हमें 19 ए देता है, ठीक है? अभी तक अगर आपको मालूम नहीं था, तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने आपको फिर से समझाया ना कि ये वैसे विचार होंगे, जिसको प्रसारित करने का ये आपके पास में राइट होगा, जिससे भारत की जो जो अखंडता है, वो खंडित ना हो, ठीक है? अगर कुछ ऐसी विवाद वाली अगर अगर विचार आते हैं, तो वैसे केस में जो है आपके पास में उसे प्रसारित या फॉरवर्ड करने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे में अगर जो है अगर आप किसी ऐसे मैसेज को अगर एक दूसरे को भेजते हैं जो कि भारत की अखंडता या फिर एकता को ये क्या करते हैं खंडित, तो आपके विरुद्ध में कार्रवाई हो सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। तो इसलिए सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें अभी वर्तमान में सब चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें सोचिए कि 1949 में जो संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय मतलब इस समय की सारी जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, वो सब कुछ उसी समय लिख दी गई थी। ठीक है? तो इसलिए ध्यान में ये भी रखिए इसीलिए कहा जाता है कि संविधान क्या है कि सर्वोपरि है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक ये दल या किसी संगठन ये के द्वारा आयोजित ये बंद के विरुद्ध अधिकार, ठीक है? तो अब ये चीज़ आप लगभग ये जानते हैं कि ज़बरदस्ती अगर कोई बंद अगर जो भी करता है, तो उसके विरुद्ध भी अधिकार जो होते हैं, वो प्राप्त होते हैं, ठीक है? हालाँकि इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है।
आर्टिकल 19(2) अभी ए के बारे में हमने लगभग यहाँ पर देख लिया था। आर्टिकल 19(2) में है क्या चीज़? यह आर्टिकल 19(a) का अपवाद है, यानी कि उसका जस्ट अपोज़िट है 19(2). तो इसलिए ध्यान में ये रखिएगा 19(a) में इतनी सारी बातें अभी हमने पढ़ी। अब 19(2) जो जो आने वाला है वो इस पहले वाले का क्या है अपवाद है, इसका कि जो है अपोज़िट है। अब वो कैसे है? अब वो किस सेंस में है ये थोड़ा-सा देख लो। यानी कि अर्थात यानी कि निम्नलिखित अधिकारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। आर्टिकल 92 कहता है, यानी कि राज्य की सुरक्षा अगर आप तोड़ोगे, ठीक है? तो तो फिर जो 19 ए में आपके पास में जो भी राइट्स हैं वो सारे छीन ली जाएँगी, यानी कि वो आपके अधिकार में नहीं रहेगा। दूसरा है कि विदेशी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, फिर है लोक व्यवस्था, फिर है शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय अवमानना, और मानहानि और अपराध के लिए उत्तेजित जो करना किसी को, भारत की प्रभुता व अखंडता। अगर इस सेंस में आप कुछ भी ऐसी जो है जो भी गतिविधि होती है जो कि फाइनली जिससे राज्य और ये सेंट्रल को यानी कि ये जो है यानी कि जो राष्ट्र को कोई भी हानि होती है तो आपसे जो 19 ए के जो भी राइट्स हैं वो सारे छीन लिए जाएँगे। यानी कि उसका यानी कि माना जाएगा क्या कि आपने उस राइट को जो तोड़ दिया है। ठीक है? चलिए। तो इतनी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान में दें यहाँ पर रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 20। अब ये 20 जो होता है, ये हमसे क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम इसको देखते हैं। देखिए 20 जो हमसे कह रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अरे भाई, ये किसकी बात ये हो रही है? ये जो है किस 2 सिद्धि के लिए आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है? इस वाले में देखिए, अपराध के लिए 2 सिद्धि के लिए विषय में संरक्षण। अब देखिए ये क्या है? अब 20 और 21 ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि आपातकाल के समय में ये दोनों आर्टिकल जो है, इन दोनों आर्टिकल का निलंबन नहीं होता है। यही तो था मैंने अभी आपको समझाया था, याद नहीं आया तो फिर से समझ लो। अब ये इसीलिए इन 20-21 को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ये दोनों हैं क्यों, ये है क्या है और ये आपातकाल के समय में भी ये खंडित नहीं होते हैं, क्यों? आखिर में इसमें क्या है देखो, आर्टिकल 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी ठहराया नहीं जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। ठीक है बात मेरे साथ यानी कि सपोज़ करो जैसे आप हैं, आपने आप आप कहीं पर आप जा रहे हैं और आपके सामने ही चोरी हो जाती है, चोर भाग जाता है, पुलिस आपको ही पकड़ लेती है, ठीक है? लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो दोषी हूँ ही नहीं, ठीक है? तो जब तक तो आप आर्टिकल 20 का सहारा लेंगे, यानी कि अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भाई आप तो दोषी हो ही नहीं, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध आपको संरक्षण प्राप्त होगा। आप अपना वकील भी कर सकते हैं, अपनी बात भी जो है जो भी रख सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप को फाइनल या फिर आप स्वयं ही कबूल जब तक नहीं लेते कि हाँ, मैंने ही चोरी की है। अगर नहीं कबूलते हैं तो यानी कि अगर कोई सबूत नहीं है तो उस समय तक आप जो है स्वतंत्र हैं, यानी कि आप क्या हैं अपराधी नहीं माने जाएँगे। ठीक है? तो यह संरक्षण जो है कौन देता है आपको? तो ये देता है आर्टिकल 20। ठीक है? बात आपके समझ में आ गई है? नहीं आई है तो बता दो। और इसमें एक चीज़ और भी आती है, देखिए वो क्या है कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह भी आप लोगों ने लाइन कभी भी लाइफ में सुनी होगी ना, तो ये आर्टिकल 20 के अंडर में ही आती है। यानी कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगर उसने अगर चोरी की है, तो उसको एक बार ही सज़ा होगी।